अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मन की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ क्या हाल-चाल है? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आज तो आपसे जानना चाहेंगे ये जो 84वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इस मुतालिक फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा और जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाने का कहा गया है, हुकूमत से इस्तदा की गई है। इस मुतालिक आप ओवरऑल इस तमाम कॉन्फ्रेंस को कैसे सम अप करेंगे? अंदर की बात क्या है? देखिए, फ़ॉर्मेशन कमांडर का जो इजलास है ना, वो पैगाम है उन लोगों के लिए जो 2-4 दिन से कह रहे थे ना मुल्क में कौमी हुकूमत बननी चाहिए और मुस्लिम लीग नून की कोई कारकर्दगी ठीक नहीं है और 26 नवंबर के मामले पर फ़ौज मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान फ़ासले हैं। तो वो आज का फ़ॉर्मेशन कमांडर के इजलास का एलामिया पढ़ लें। इसमें उन्होंने कहा है कि हम दहशतगर्दी, अमन-ओ-अमान कानून के खिलाफ एहतजाज और इन सब के खिलाफ हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। दूसरा जो पीटीआई के ओवरसीज़ सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से जो दोस्त कह रहे थे कि नहीं आप उनके सोशल मीडिया को तो नज़रअंदाज करें और उनका अमल देखें कि वो पार्लिमान में वापस आ रहे हैं। इमरान खान ने पार्लिमान में वापस आने का ऐलान कर दिया है, आप इसको देखें, आप ट्वीट्स को नज़रअंदाज करें। तो वो भी आज फ़ॉर्मेशन कमांडर का प्रेस रिलीज़ पढ़ लें कि फ़ौज ने इन ट्वीट्स और इस सोशल मीडिया मुहिम को हवाले से फ़ेक न्यूज़ के हवाले से क्या किया है। मेरे ख़्याल में सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में आज की जो प्रेस रिलीज़ है, वो उन तमाम पीटीआई के लोगों के खिलाफ है जिन्होंने फ़ेक न्यूज़ मतलब जैसे लतीफ़ खोसा साहब के खिलाफ, जिन्होंने एक शो में कहा 278 लोग मर गए हैं। और वो 278 लोग जो हैं वो बाद में साबित ना हो सके तो वो फ़ेक न्यूज़ हुई। जितने लोगों ने ट्वीट किया हज़ारों, सैकड़ों लोगों की अमवात के हवाले से या और जो फ़ौज के गोली चलाने के हवाले से, बंदे मरने के हवाले से, तो वो आज का फ़ॉर्मेशन कमांडर का एलामिया पढ़ लें कि फ़ौज इस सारी डिसइन्फॉर्मेशन और फ़ेक न्यूज़ के हवाले से बहुत संजीदा है और वो हुकूमत को कह रही है कि ऐसे तमाम लोगों को खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए और कानून भी बनाए जाएँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत का काम तो कानून बनाने तक है, सज़ा देना तो अदलिया का काम है। पाकिस्तान की अदालतें फ़ेक न्यूज़ को कोई जुर्म ही नहीं समझती हैं। उनके नज़दीक फ़ेक न्यूज़ देना कोई ऐसा जुर्म ही नहीं जिसके ऊपर सज़ा दी जा सके, इसलिए आज तक कोई फ़ेक न्यूज़ पर सज़ा ही नहीं है पाकिस्तान में। 70 साल में कोई फ़ेक न्यूज़ ही नहीं हुई है कि आप सज़ा दें। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की अदलिया ना डेफ़ेमेशन को कोई जुर्म समझती है, ना फ़ेक न्यूज़ को कोई जुर्म समझती है। उनके नज़दीक ये दोनों जुर्म नहीं है और उनके नज़दीक इन दोनों जुराइम की कोई वैल्यू भी नहीं है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि आज का जो एलामिया है फ़ॉर्मेशन कमांडर्स का, उसमें ज़्यादा अहम बात फ़ेक न्यूज़ और डिसइन्फॉर्मेशन और ये जो फ़ौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है ना बायकॉट की, ये वो उसके ऊपर भी फ़ौज ने इस प्रोपेगेंडे को बहुत आज इस पर नाराज़गी का इज़हार किया है और इसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का कहा है। मेरे ख़्याल में आज का जो 26 नवंबर जो आज का प्रेस रिलीज़ है, वो जो भी पीटीआई ने प्रोपेगेंडा मुहिम 26 नवंबर के बाद शुरू की है, उसके तनाज़ुर में देखा जाए, तो ये पूरे का पूरा 26 पीटीआई के खिलाफ एक प्रेस रिलीज़ है, जो मैं समझता हूँ फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया मुहिम और झूठे प्रोपेगेंडा, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, तो ये काम देखिए ना नून कर रही, ना पीपल्स पार्टी कर रही, ना एमक्यूएम कर रही, ना फजलुर रहमान कर रहा, ना एएनपी कर रही, ना जमात इस्लामी कर रही, ये काम तो कोई नहीं कर रहा। ये यहाँ तो दहशतगर्द जमातें कर रही हैं, बीएलए वगैरह या पीटीआई कर रही है। और तो कोई जमातें रियासत के खिलाफ या रियासती इदारों के खिलाफ या फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर रही हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जो आज का फ़ॉर्मेशन कमांडर का प्रेस रिलीज़ है, वो उन तमाम दोस्तों के लिए है जिनके दिल में इमरान खान की मोहब्बत बहुत जाग रही थी और जो कह रहे थे कि नहीं उनको रास्ता देना चाहिए, जिनके नज़दीक ट्वीट कोई अहमियत नहीं रखते, आप देखें आगे वो बात करने के लिए तैयार है। भई गालिम-गलौच के साथ कौन बातचीत करता है? आप मुझे गालियाँ भी निकालते जाएँ और कहें मैं आपसे बात भी करने को तैयार हूँ, तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रेस रिलीज़ है, वो काफ़ी जो पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा है, उसको क्लियर कर रहा है कि फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी है।
फ़ौज ने 26 नवंबर के उस सारे पे फ़ौज ने बिल्डिंग्स की हिफाज़त पर भी कहा है कि हमने ठीक किया है और उस फेक प्रोपेगेंडे पे भी बात की है। तो ये तो टेक्निकली उन तमाम लोगों को जवाब है जो काफ़ी इबाहम पैदा कर रहे थे। सर जिस तरह हमने प्रेस रिलीज देखी आज जो राफी फॉर्मेशन कमानी कॉन्फ्रेंस को लेकर, तो इस मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब जिस तरह प्रेस रिलीज सामने आई है, तो क्या आने वाले दिनों में इस पर कोई पेशरफ्त होती हुई नजर आएगी? ये हुकूमत कानून तो बना रही है ना कि फेक न्यूज़ पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल कैद। लेकिन हुकूमत तो कानून ही बना सकती है ना, खुद किसी को सज़ा तो नहीं दे सकती। सज़ा तो फिर अदालत ने देनी है। अदालत प 5,000 10,000 रुपए के मचलके पे फेक न्यूज़ फैलाने वाले को रिहा कर दे, तो ना हुकूमत कुछ कर सकती है, ना फ़ौज कुछ कर सकती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अदलिया को इस हवाले से देखना पड़ेगा कि वो इस जुर्म को कोई जुर्म समझते हैं और इस जुर्म की कोई सज़ा देना भी चाहते हैं। सिर्फ़ कानून बनाना काफ़ी नहीं है, सज़ा देना भी तो ज़रूरी है और सज़ा अदालतों ने देनी है, ना हुकूमत के पास इख्तियार है, ना फ़ौज के पास इख्तियार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत कानून बना सकती है, सज़ा तो अदालतों ने देनी है। सर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खत को लेकर, तो एक बार फिर खत लिखा गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से चीफ जस्टिस के नाम, और कहा गया है कि जो इजलास होना था उसको मौखर किया जाए। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? मेरे ख़्याल में मंसूर अली शाह ने ये ख़त जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मीडिया के लिए लिखा है। ये ख़त जो है आप इसको ख़त ना समझें, एक प्रेस रिलीज़ समझें और मंसूर अली शाह साहब का बयान समझें। देखें, वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास ना बुलाया जाए क्योंकि अभी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। पहली बात तो ये है क्या मंसूर अली शाह साहब इन दरखास्तों के मुद्दई हैं? किसी जज को किसी ख़ास केस के लगने या उसमें दिलचस्पी क्यों है? और अगर मंसूर अली शाह साहब को इस केस में बहुत दिलचस्पी है तो वो रिज़ाइन देकर मुद्दई बन जाएँ। फिर दूसरी बात ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक हुए। वहाँ उन्होंने ये बात की, उनकी बात पर वोटिंग हुई और अक्सरियत ने कहा मंसूर अली शाह गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं। जब आपकी बात जुडिशल कमीशन में अक्सरियत ने मुस्तरद कर दी है, तो अब खत लिखने का क्या फ़ायदा? और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम की अभी दरखास्तों का फैसला नहीं हुआ, लिहाज़ा जुडिशल कमीशन जज ना लगाए, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत तो याहिया अफरीदी भी चीफ जस्टिस बने हैं। फिर आप कहें कि अभी याहिया अफरीदी भी बतौर चीफ जस्टिस काम ना करें, जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हो। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हो, तब तक आईनी बेंच भी काम ना करे। जब तक इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा। क्या 26वीं आईनी तरमीम पर कोई स्टे मौजूद है? किसी अदालत ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम मुअत्तल की जाती है। 26वीं आईनी तरमीम अपने तौर पर मौजूद है और उस पर अमल दरामद हो रहा है। उस अमल दरामद के तहत ही जुडिशल कमीशन के इजलास हो रहे हैं, उस अमल दरामद के तहत ही पार्लिमानी कमीशन ने चीफ जस्टिस लगाया है, उसके तहत ही सिंध में आईनी बेंच बने हैं, उसके तहत ही बाकी सूबों में आईनी बेंच बन रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मेरे ख़्याल में मंसूर अली जो नए जज लग रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब को शायद वो पसंद नहीं है कि उनके उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं होगी। लिहाज़ा वो नए जजों की तैनाती जो है वो रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नए जजों की तैनाती मंसूर अली शाह साहब नहीं रोक सकेंगे। कल जो इजलास भी होगा और उस इजलास के नतीजे में नए जजों की तैनाती भी होगी और मंसूर अली शाह साहब का ये जो खत है ये सिर्फ़ मीडिया के लिए है ताकि मैं और आप उस पर बात कर सकें। वरना लीगल फोरम्स पर वो अपनी बात करके मुस्तरद करवा चुके। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बानी पीटीआई को लेकर। तो बानी पीटीआई पर जीएचक्यू हमला केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उनके साथ शेख रशीद साहब पर भी आयद की गई है और दीगर और भी हैं जिन पर ये फर्द जुर्म आयद की गई है और उनकी जानिब से सेते जुर्म करने से इनकार किया गया है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी जीएचक्यू पर हमला नहीं किया गया। यहाँ बेशक। पर आमरीतियाँ भी लग रही हैं। मतलब कभी किसी ने जमहूरियत की बहाली की तारीख में भी कभी जीएचक्यू पे हमला नहीं किया। फ़ौज देखिए, आप किसी जर्नैल के खिलाफ हो सकते हैं, फ़ौज के खिलाफ तो नहीं हो सकते। और आप फ़ौजी हेडक्वार्टर पर तो दुश्मन हमला करता है।
मतलब दुश्मन अपने दुश्मन मुल्क के फ़ौजी हेडक्वार्टर पे हमला करता है, कभी किसी कौम ने खुद भी अपने फ़ौजी हेडक्वार्टर पे हमला किया है। तो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था जब तहरीक-ए-इंसाफ ने जीएचक्यू के गेट पे हमला किया। कभी कोई अपने मुल्क के जीएचक्यू मतलब कभी कोई पेंटागन पे हमला नहीं करेगा, कभी कोई मेरा मतलब अपने मुल्क के फ़ौजी हेडक्वार्टर पर हमला नहीं करता। और ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। आए लोगों ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, लेकिन कभी किसी ने फौजी हेडक्वार्टर पे जीएचक्यू पर जाकर हमला नहीं किया। और मैं समझता हूँ ये एक संगीन केस है, इसका डे टू डे ट्रायल करके जल्द से जल्द इसकी जो मुर्तकिब है उसे सज़ा होनी चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों के को भी ये मैसेज है, आज उमर अयूब भी गिरफ्तार हुए हैं और लोग भी, कि 26 नवंबर के बाद रियासत का नरमी का कोई मूड नहीं है। जो लोग कोई कौमी हुकूमत का गाना गा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, उनको समझ होनी चाहिए कि रियासत 26 नवंबर के बाद कोई रियायत ना इमरान खान और ना उनके साथियों को देने को तैयार है, ना बुशरा बीबी को देने को तैयार है। ये जो कमेटियाँ बनाई जा रही हैं ना कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, उन्होंने 5 रुकनी कमेटी बना दी है, अब कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। वो वक़्त चला गया जब कोई इमरान खान से मुज़ाकरात या तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहता था। 26 नवंबर के बाद अब रियासत का, हुकूमत का इमरान खान या तहरीक-ए-इंसाफ से बातचीत ना करने का फ़ैसला है। वो मौका इमरान खान ने गँवा दिया, उन्हें शिकस्त फ़ाश हो गई है। देखिए, आप अपने हाथ में कोई पत्ता रख के ही मुज़ाकरात करते हैं। मुकम्मल शिकस्त होने के बाद आप मुज़ाकरात नहीं करते, सरेंडर करते हैं। अब तहरीक-ए-इंसाफ के पास सरेंडर करने का ऑप्शन है, मुज़ाकरात का ऑप्शन नहीं है। और मैं समझता हूँ हाँ, वो रियासत के आगे और हुकूमत के आगे सरेंडर करना चाहे तो वो एक और बात है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए अब तहरीक-ए-इंसाफ के पास टेबल पर बैठने के लिए कुछ नहीं। आपको क्या लगता है बानी पीटीआई सरेंडर करेंगे? उसके अलावा उनके पास फिर मुज़ाकरात देखें, ये जो मुज़ाकरात के लिए देखिए ना, 1 महीना पहले वो कहते थे मैं इन सियासी जमातों से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। हुकूमती नून लीग और पीपल्स पार्टी से तो कभी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम इनके इस पार्लिमान में तो हम जायज़ ही नहीं समझते हैं। आप देखें, ये शिकस्त है और सरेंडर ही है ना कि आप इस पार्लिमान में वापस आ रहे हैं। आप इस हुँ। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना रहे हैं। इसको सियासी शिकस्त कहेंगे और क्या नहीं कहेंगे। जब आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने लगें और आपको अपना मौक़िफ़ ख़त्म करना पड़े, तो वो सियासी शिकस्त ही होती है। आप कहते थे हम एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे, पर आज तो आप सब सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख़्याल में टेक्निकली जो है वो इमरान खान सियासी शिकस्त की तरफ गामज़न है। उनका हर गुज़रते दिन के बाद वो जो नया ऐलान कर रहे हैं, वो एक सियासी शिकस्त का ऐलान है। मतलब उन्होंने पार्लिमान में वापस जाने का ऐलान किया, ये उनके पहले मौक़िफ़ की नफ़ी थी, क्योंकि पहले वो कहते थे इस पार्लिमान की तो कोई हैसियत ही नहीं है, हम इसमें क्यों जाएँ और हम तो सड़कों पर हिसाब करेंगे, अब तो फाइनल कॉल का वक़्त है, अब पार्लिमान में बात नहीं हो सकती। फिर आप पार्लिमान में चले गए, फिर वो कहते थे इस हुकूमत से बिल्कुल बात नहीं हो सकती, हम तो सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अब इस न्यूटन करने को तैयार हैं, तो सियासी शिकस्त के बाद एक रोज़ाना अपने मौक़िफ़ की नफ़ी और रोज़ाना सरेंडर का एक मुसलसल अमल जारी है और हम रोज़ाना इमरान खान को सरेंडर करता देख रहे हैं। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।